नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल एनएमई कार्नर में। ये क्रैश कोर्स स्पेशली आर और बीईओ के लिए ड्रा किया गया है, बनाया गया है, जिसमें आपसे हमारी चर्चा होगी हो रही है भारतीय भूगोल के बारे में। हमने भारत के प्रायद्वीपीय प्रदेश के बारे में बात की, जिसमें हिमालय के क्षेत्र के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। उसके बाद हमने चर्चा की सिंधु की गंगा के मैदान के बारे में। उसके बाद हमारी बात हो रही है स्थानीय क्षेत्र के बारे में। अब हमारी जो चर्चा कंटिन्यू है वो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात हो रही है, जैसा कि हमने पिछले इस वीडियो में बात की थी। पिछले वीडियो तक हमारी जो बात हुई थी, हमने बात की थी आपसे कि जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है उसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला दक्कन का पठार, दूसरा पूर्वी पठार और तीसरा मध्यवर्ती पठार और चौथा आपका काठियावाड़ पठार। इसके बाद जो हमारी आपसे बात हुई थी, इनके मैपिंग के बारे में हमने बात की थी। उसके बाद हमने प्रायद्वीपीय पठार की डिटेल में आपसे बात की थी। फिर हमने आपको बात की थी जो दक्कन का पठार था, जो प्रायद्वीपीय पठार उन्हें 4 भागों में बांटा गया, हमने आपसे बताया। उसमें से जो पहला टॉपिक हमने उठाया था वो था दक्कन का पठार। दक्कन के पठार को हमने बताया कि आपसे कि 3 भागों में बांटा गया है। पहला महाराष्ट्र का पठार और दूसरा आपका आंध्र का पठार और तीसरा आपका मैसूर का पठार या कर्नाटक का पठार। अब हम इससे आगे चलेंगे, यानी इसके बाद हम दूसरे टॉपिक को आपको उठाएंगे, जो है आपका पूर्वी पठार के नाम से। पूर्वी पठार की हम बात करेंगे कि पूर्वी पठार क्या है। अब देखें पूर्वी पठार से हमारी जो बात होगी वो क्या है। अब देखिए पूर्वी पठार की आपको हम लोकेशन दिखाएंगे सबसे पहले कि वो लोकेशन कौन सी है पूर्वी पठार की। आपके पास एक मैप दिख रहा होगा, इस मैप में आप देखें, आपको दिखेगा ये दक्कन के पठार का हिस्सा है। ये जो आपको दिख रहा है ये दक्कन के पठार का हिस्सा है। पूर्वी पठार में हमने आपको बताया कि जो पूर्वी पठार है ये आपके पूर्वी पठार का हिस्सा है, जिसमें छोटा नागपुर, दंडकारण्य और शिलांग का पठार आता है। ये पूर्वी पठार का हिस्सा है। पूर्वी पठार के हिस्से में आपसे हमारी जो बात होगी ये कितने प्रकार के हैं, इनका एरिया क्या है, और इसमें जो महत्वपूर्ण छोटे छोटे पठार हैं इनके एक प्रश्न पठार पे हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले पूर्वी के पठार के लिए अब आपको बता दें कि ये बहुत ही, जितना भी पूर्वी पठार का हिस्सा है ये खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही संपन्न है। इसका जो विस्तार है, इसका जो इससे जो फैलाव है, आप देखेंगे तो ये आपके पश्चिम बंगाल के हिस्से में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ये यानी 4 हिस्से, जो 4 राज्य हैं और एक राज्य आपका मेघालय के हिस्से तक ये फैला हुआ है। कौन कौन हिस्से आप देखें, 5 राज्य, 4 आपके मेनलैंड के और एक पूर्वोत्तर भारत का। कौन कौन से 4 हैं? 4 हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और बिहार के साथ साथ आपका वेस्ट बंगाल। ये 4 राज्यों में आपके पूर्वी पठार फैले हुए हैं। और उसके बाद एक राज्य और है आपका मेघालय, जो नॉर्थ ईस्ट का भाग है, पूर्वोत्तर राज्य का भाग है। तो आपने देखा कि ये यहाँ तक ये पूर्वी पठार है ये फैला हुआ है। यानी अब देखिए पूर्वी पठार को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप पाएंगे कि पूर्वी पठार को अब मुख्यतः 5 भागों में बांट कर अध्ययन किया जाता है। ये 5 भाग कौन कौन से हैं? पहला जो है आप देखेंगे बघेलखंड का पठार है। आपको जब हमने डिटेल मैपिंग कराई थी तो उसमें दिखाया था, एक बार आपको हम बघेलखंड मैप में दिखाने की कोशिश करते हैं। आप आ जाइए हमारे साथ ये इस मैप में। आप देखेंगे इसमें जो मैप है, इसमें जो लोकेशन है सारे, उस लोकेशन में दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपका मेघालय का पठार है और इसके बाद आप देखेंगे ये छोटा नागपुर का पठार है। समस्या ये है कि मैप बहुत छोटा है, बहुत चीज़ें दिख नहीं रही होंगी, जिसके लिए आप अपना मैप उठाकर आप वहाँ पे देखें, कोशिश करें तो आपकी चीज़ें स्पष्ट होंगी। और आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा नीचे दंडकारण्य का पठार है। यहाँ पे आपको ये चीज़ें अपने मैप में देखने की कोशिश कीजिए तो अच्छी होंगी। यानी जो हमने आपसे बताया कि जो पूर्वी पठार का हिस्सा है, ये इस पूर्वी पठार के हिस्से को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 5 भाग हैं? पहला है बघेलखंड का पठार, ये बघेलखंड आपको दिख रहा होगा। दूसरा हमने बताया इसे छत्तीसगढ़ की बेसिन के रूप में बांटा गया। तीसरा दंडकारण्य का पठार बांटा गया। चौथा छोटा नागपुर और 5वां मेघालय के पठार के रूप में बांटा गया। फिर 5 की आपसे हम एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन 5 की चर्चा करना उचित नहीं है। इसमें से हम केवल 3 की चर्चा करेंगे, यानी कौन कौन से हैं। एक तो हम बात करेंगे आपसे डिटेल में छोटे नागपुर के पठार के बारे में, फिर हमारी बात होगी आपसे मेघालय के पठार के बारे में और एक महत्वपूर्ण दंडकारण्य के पठार के बारे में। इन 3 की बात करने के बाद हम मूव करेंगे मध्यवर्ती पठार के बारे में। तो आइए देखते हैं छोटे नागपुर के पठार
के बारे में बात और उसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इसी मैप के सहारे। अब चलिए पहले उस मैप में चलते हैं जो हमारे पास दूसरा मैप था। ये मैप आपको दिख रहा है, ये है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का जो पठार है, इस पठार में देखेंगे ये सबसे बड़ी बात है कि ये भ्रंश घाटियाँ इस क्षेत्र में बहुत सारी हैं। कैसी हैं? भ्रंश घाटी बहुत सारे हैं। ये क्षेत्र भ्रंश घाटियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो विस्तार है, इसका जो क्षेत्र फैला हुआ है, हमने बताया आपको ये 4 राज्यों में फैला है। किसमें? ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये क्षेत्र 4 राज्यों में है। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल में है। किस क्षेत्र में है? बिहार में है। कहाँ पे है? झारखंड में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? आपको हम फिर से लिख के दिखाते हैं उन चारों का नाम। कौन सा है? वेस्ट बंगाल। कौन सा है? बिहार। कौन सा है? छत्तीसगढ़। कौन सा है? झारखंड। इन 4 राज्यों में छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। अगर छोटे नागपुर के पठार के नीचे आप देखेंगे तो वहीं पे आपको मिल जाएगा दंडकारण्य का पठार। लेकिन दंडकारण्य के पठार जो कि उत्तर में अवस्थित है छोटा नागपुर का पठार, अगर आप देखें तो ये क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र से बहुत ही भारी मात्रा में कोयला का उत्पादन किया जाता है। कोयले के साथ साथ यहाँ पे लौह अयस्क भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लौह अयस्क के लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यानी ये कुल मिला कर कहा जाए तो ये खनिजों के लिए विश्वविख्यात है। यानी खनिज बहुत सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर एक नदी देखें यहाँ पे, अगर आप नदी देखेंगे तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर जो नदी है वो छोटे नागपुर के पठार से निकलती हुई जाती है। अब अगर यहाँ से एक चीज़ और देखने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही स्पष्ट चीज़ हम बता देना चाहते हैं कि इस छोटे नागपुर से सटा हुआ जो दंडकारण्य का हिस्सा है, इसकी भी डिस्कशन हम यहीं पे कर लेते हैं। देखिए जो दंडकारण्य वाला हिस्सा है ये आपको मैप में दिख रहा होगा, ये दंडकारण्य का पठार है। दंडकारण्य का पठार एक महत्वपूर्ण पठार है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है ये 500 से लेके 700 सेंटीमीटर तक है। दूसरा, इसकी महत्वपूर्ण उपयोगिता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम जो विकास है, जो डेमोक्रेसी है, उससे हट के रहती है। यानी ये नक्सलवाद के क्षेत्र वाला हिस्सा है। यानी इस क्षेत्र में सबसे अधिक नक्सली पाए जाते हैं और ये क्षेत्र हमेशा एक नए मोमेंट की मांग करता है और एक नए आंदोलन को लेकर चलता रहता है। इस दंडकारण्य के पठार में ये हालांकि नक्सलवाद की जो जड़ें हैं भारत के कई राज्यों में है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये सब एमपी, उत्तर प्रदेश, इन सब में फैली हुई हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो इनकी जो रूट है, जो इनकी जड़ है, सबसे अधिक मजबूती जहाँ पे है वो दंडकारण्य के पठार में है। क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र होता है ये ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है और ये आर्कियन चट्टानों से बना हुआ है। तो आप देखेंगे ये जो क्षेत्र है ये उनके लिए काफ़ी आइडियल स्टेट होती है, आइडियल सिचुएशन होती है कि वहाँ पे वो अपने मूवमेंट को चला सकें। और इसका जो क्षेत्र का विस्तार है ये 2 राज्यों में फैला हुआ है, एक तो उड़ीसा में है और दूसरा छत्तीसगढ़ में है। ये इसका विस्तार 2 राज्यों में है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। ये थी हमारी बात दंडकारण्य के बारे में। हमने अब आपको बता दें कि पूर्वी पठार की चर्चा के दौरान आपसे हमारी 2 टॉपिक पे बात हुई कि एक तो हमने आपसे बात की छोटा नागपुर के पठार के बारे में, दूसरी हमारी बात हुई दंडकारण्य के पठार के बारे में। तीसरा जो टॉपिक हम यहाँ से मूव करेंगे वो है आपका मेघालय का पठार। मेघालय के पठार के बारे में अब यहाँ पे चर्चा हम कर लेते हैं कि जो मेघालय का पठार है, लेकिन मेघालय के पठार के पहले हम पीपीटी देख लेना, हमें क्योंकि लंबा होगा पीपीटी आपको हमने नहीं दिखाई, एक बार पीपीटी आप देख लें। देखिए ये पूर्वी पठार के बारे में हमने आपसे बताया कि ये इसका जो विस्तार है ये पूर्वी घाट, जो इसका जो पूर्वी घाट है दक्षिण में, आप देखेंगे जो मेघालय का पठार है, मेघालय जो आपका पूर्वी पठार है उसके नीचे दक्षिण में पूर्वी घाट है, उसके पूरब में बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है और उसके उत्तर में गंगा का मैदान है, जबकि उसके आप पश्चिम में देखेंगे तो मैकाल और कैमूर रेंज है। इसे मुख्यतः आपने कौन बताया 5 भागों में बांटा गया है। पहला बघेलखंड का पठार, फिर छत्तीसगढ़ की बेसिन, दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर का पठार और फिर मेघालय का पठार। इसकी जो एवरेज ऊंचाई है
जिसमें इसकी एवरेज ऊंचाई ये है 300 से लेकर 700 के मध्य। लेकिन इसमें आप देखेंगे एक पठार है छोटा नागपुर का पठार, जिसकी हमने आपसे चर्चा की थी। छोटा नागपुर पठार खनिज के लिए बहुत ही विख्यात है और यहाँ पे भ्रंश घाटियों की बहुलता है। ये 4 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से हैं? ये है वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। और इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो झारखंड में है। ये कोयला उत्पादन और लौह अयस्क उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दामोदर नदी घाटी, जो दामोदर नदी है वो छोटे नागपुर के पठार से ही निकलती है। ये चीज़ें अगर आपने देखी, उसके बाद अब आपको हम यहीं पे दिखाते हैं कि जो मेघालय का पठार है वो क्या है। मेघालय के पठार को अब हम चलते हैं मैप में, जिसकी हमें चर्चा करनी थी कि मेघालय के पठार के बारे में। ये आपको मैप में खुला मेघालय का पठार। देखिए, मेघालय के पठार के लिए आप अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं, मेघालय की बात करते हैं, तो 3 पहाड़ियों को जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कौन सी पहाड़ी है? एक है गारो, दूसरी है खासी और तीसरी महत्वपूर्ण पहाड़ी है जयंतिया। इन तीनों पहाड़ियों की आपको लोकेशन दिखाएंगे हम और लोकेशन के साथ इन पे इनकी फीचर के बारे में बात करेंगे, इनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, मेघालय पठार की क्या विशेषता है। देखिए, ये मेघालय का पठार आपको दिख रहा है। इसका एक मैप हमने ये लिया है और एक इसका आप देखेंगे इसका नेचुरल मैप हमने यहाँ पे लिया है। अब आप देखें कि जो मेघालय है उसे जो बांटा गया, जो डिस्ट्रिक्ट डिवीजन है, उनको पहले आपको दिखा दें मेघालय के डिस्ट्रिक्ट डिवीजन को। ये आप देखेंगे एक तुरा है, एक गारो हिल्स है। गारो हिल्स जो हमने गारो खासी जयंतिया में बताया था, गारो ये है। और दूसरा उसके बगल में आपको मिलेगी खासी और तीसरा आपको उसके मिले बाद शिलांग के बाद आप देखेंगे जयंतिया। यानी यहाँ पे हमें 3 महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है। कौन सी? एक आपको गारो, दूसरी खासी और तीसरी जयंतिया। इन तीनों का क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पश्चिम से पूरब की दिशा में पूछा जा सकता है और पूरब से पश्चिम की दिशा में पूछा जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना होगा बहुत ही ध्यानपूर्वक कि ये जो गारो खासी जयंतिया हैं, इनको अगर देखा जाए तो एक इनमें पैटर्न पाया जाता है। अगर ये पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ा जाए तो इनकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। इनकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। इसी क्रम में अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि जो गारो है, खासी है, जयंतिया है, जो गारो की ऊंचाई है ये आप देखेंगे 900 मीटर के आसपास है। लेकिन अगर खासी की देखें, खासी पहाड़ी की, तो 1000 मीटर की ऊंचाई इसकी है। लेकिन जयंतिया जो सबसे ऊंची है वो 1500 मीटर के आसपास है। अगर आप देखेंगे तो यहीं पे आपको एक लोकेशन मिलेगी जिसका नाम मासिन राम है और पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम में होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक त्रिकोण का, पर्वतों का एक त्रिकोण बनता है जिसमें आकर मानसूनी पवनें फंस जाती हैं और ऊपर उड़कर घनघोर वर्षा करती हैं। यानी विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है मेघालय के मासिन राम में है। अगर देखें, चूँकि हमने आपको पहले ही बताया था कि इनका जो निर्माण हुआ है ये प्रायद्वीपीय भारत के ही भाग के रूप में हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत से टूट के बने हैं और जब ये अलग हुए तो इनके बीच में एक गैप आया, एक जो दूर हटे तो इनके बीच में एक गैप बना, जिस गैप का नाम था राजमहल गैप। राजमहल गैप का नाम दिया गया और ये प्रायद्वीपीय भारत से अलग हो गए। तो अब मेघालय के पठार की हमारी बात हुई, दंडकारण्य के पठार की हमने पहले बात की थी, दक्कन के पठार और पूर्वी पठार के बारे में हमने आपको पीपीटी दिखाई। तो अब हम आपको दिखाते हैं दक्कन के पठार, दंडकारण्य के पठार और मेघालय पठार की पीपीटी। देखिए, ये मेघालय का पठार है। मेघालय का पठार जैसा कि हमने बताया कि गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जिन्हें जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। पूरब से पश्चिम का इनका जो क्रम है, पूरब से पश्चिम का जो इनका क्रम है ये है जयंतिया, खासी, गारो, और पश्चिम से पूरब का जो क्रम है गारो, खासी, जयंतिया है। गारो, खासी, जयंतिया के क्रम से जाने पर ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। गारो की ऊंचाई सबसे कम है जो 900 मीटर तक है और खासी की ऊंचाई 1000 और जबकि जयंतिया की 1500 है। प्रायद्वीपीय भारत में ये पठारों से जुड़ा हुआ था, लेकिन हिमालय के निर्माण के समय ये अलग हुआ। जब ये अलग हुआ तो एक गैप का निर्माण हुआ जिसे राजमहल के गैप के नाम से जाना जाता है। और हमने आपसे दंडकारण्य के पठार के बारे में बात की कि जो नक्सलवाद का गढ़ है, जो नक्सलवाद का एरिया है और इसकी जो ऊंचाई है 500 से लेकर 700 मीटर तक है
और ये ऊबड़ खाबड़ है और ये आर्कियन चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। ये 2 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से 2 राज्य हैं? एक छत्तीसगढ़ और दूसरा उड़ीसा। एक छत्तीसगढ़ है और दूसरा उड़ीसा है। तो अब यहाँ से अगर हम आपसे बात करें तो हमारी बात होगी अब आपसे मध्यवर्ती पठार के बारे में। लेकिन मध्यवर्ती पठार को समझने के लिए हम इस मैप की सहायता लेंगे। ये मैप देख लें, ये मैप काफ़ी अच्छा होगा उसके लिए। ये मैप आप देखें, मध्यवर्ती जो पठार है इसमें आप देखेंगे कि इसके उत्तर में कुछ क्षेत्र है, उसके जो उत्तर में है ये यहाँ पे देखेंगे सतपुड़ा। आपको एक रेंज हमने दिखाया था, आप इसमें देखें सतपुड़ा, ये आपको सतपुड़ा रेंज मिलेगी। ये है सतपुड़ा रेंज। आप सतपुड़ा रेंज इसके उत्तर में अवस्थित है। वहीं पे आप देखेंगे यहाँ पे मैकाल रेंज है। मैकाल रेंज के अलावा आपको महादेव की पहाड़ियाँ भी मिलेंगी यहाँ पे। ये इसके उत्तर में अवस्थित है। इसके जो दक्षिण का हिस्सा है, इसके जो दक्षिण का हिस्सा है ये मध्यवर्ती पठार का हिस्सा है। मध्यवर्ती पठार को 3 भागों के रूप में बांटा गया है। पहला जो भाग है उसे आपको मैप में दिखाते हैं हम। पहला जो भाग आपको दिखेगा ये आपको मिलेगा मेवाड़ का पठार। आपको दूसरा मिलेगा मालवा का पठार जो इसमें दिया हुआ है। आप देखें मालवा का पठार आपको मिलेगा बुंदेलखंड का पठार, आपको मिलेगा बघेलखंड का पठार और आपको मिलेगा मध्य भारत का पठार। ये 4 भागों में इन्हें बांटा गया है। आइए इन चारों भागों की एक अध्ययन करते हैं। जो मेवाड़ का पठार है ये आर्कियन चट्टानों से बना है, जबकि जो आपको मैप में मालवा का पठार दिख रहा है ये मालवा का पठार, इसका जो निर्माण हुआ है ये लावा की चट्टानों से हुआ है। ये लावा से हुआ है, ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। एक चीज़ आपको यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट बता देना चाहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। जहाँ भी आप देखेंगे कि अगर लावा की बात होगी तो जब भी कोई भी ज्वालामुखी होती है तो उससे जब भी लावा निकलता है तो 2 रूप में निकलता है, एक क्षारीय और एक अम्लीय। एक आपकी एसिड होता है और एक बेसिक होता है। एक क्षारीय होता है, एक अम्लीय होता है। जो अम्लीय लावा होता है, जो लावा निकलता है, एक बार फिर से आप ऐसे देखें, जो लावा निकलता है ये एक क्षारीय होता है और दूसरा अम्लीय होता है। जो क्षारीय होगा उसको देखें, एक क्षारीय और दूसरा अम्लीय। जो क्षारीय होगा आप देखें ये डिसाइड किसको होता है? ये डिसाइड होता है एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है जिसका नाम है SiO2। SiO2 क्या है? SiO2 है सिलिका। ये सिलिका के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि कौन सा लावा क्षारीय होगा, कौन सा अम्लीय। अगर देखें कि कोई लावा अगर उसमें SiO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है, कितना 70% से अधिक अगर है, कितना 70% से अधिक, तो वो 70% से अधिक जो होगा वो लावा आपका अम्लीय होगा। कौन सा होगा? अम्लीय। और अम्लीय लावा जो होता है ये गाढ़ा ज़्यादा होता है, ये आपका चिपचिपापन इसमें ज़्यादा होती है। यानी अगर गाढ़ा ज़्यादा होगा, चिपचिपा ज़्यादा होगा तो ये लावा फैलेगी नहीं, यानी ये इसके जो गुंबद हो गए, इसके जो आकार बनेंगे, इसका जो आकार गुंबद का होगा वो ऐसे कुछ बनेगा। यानी ये फैल के नहीं ठंडी होगी, ये इकट्ठा ही ठंडी होगी। लेकिन अगर दूसरी लावा की बात करें, हमने जो बताया दूसरे प्रकार के जो फीचर थे, दूसरे में आपको बताया कि अगर SiO2 की मात्रा 70% से कम है तो वो लावा आपका क्षारीय होगा और इसका जो गाढ़ापन होगा ये कम होगा। अगर गाढ़ापन कम है तो यानी चिपचिपापन कम है, और चिपचिपापन कम है तो ये लावा दूर तक फैलकर ठंडा होगी। यानी अगर ये दूर तक फैलेगी तो ये आपकी इसकी जो ऊंचाई होगी कम होगी। ये आपको बात यहाँ समझनी थी। अगर ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर है तो फिर हम आगे उसी टॉपिक पे चलते हैं कि जो मध्यवर्ती पठार की हम आपसे बात कर रहे थे वो आप देखें तो मध्यवर्ती पठार का जो लावा है, जो मालवा का पठार है, ये जो मालवा का पठार है ये लावा की चट्टानों से निर्मित है। लावा हमने बताया था 2 होता है, एक अम्लीय लावा होता है, एक क्षारीय होता है। इसका हम डिसाइड करते हैं SiO2 के आधार पर, सिलिका के आधार पर। और यहाँ पे जो बघेलखंड का पठार है ये आप देखेंगे ये नीस की चट्टानों से मिलकर बना है।
कौन सी चट्टान से? नीस की चट्टानों से मिलकर बना है, यानी यहाँ पे नीस की चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। अगर मध्य भारत के पठार को देखें, मध्य भारत का पठार जो है ये विंध्यन रेंज का ही भाग है, विंध्यन रेंज का ही भाग है। जो विंध्यन रेंज हमारी है उसी के निचला भाग और उसी का पठारी जो हिस्सा है उसे मध्य भारत के पठार के रूप में हम जानते हैं। ये उबड़ खाबड़ हिस्सा है जैसे दंडगाड़ का पठार था। अगर और देखें जो आपकी मेवाड़ की भूमि है और वो आप देखेंगे तो वो आर्कियन चट्टानों से मिलकर बनी हुई है, आर्कियन की चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। अब हमारी बात होगी आपसे, जो टॉपिक है वो लास्ट में एक और बचा हुआ है जिसका नाम है काठियावाड़ का। जैसा कि हमने आपसे बताया कि हम जब दक्कन के पठार के बारे में बात कर रहे थे तो हमारी आपसे बात हुई थी 4 तरह के पठारों के बारे में। पहला हमारा था जो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, दक्कन का पठार, यानी प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात हो करते समय हमने 4 तरह के पठारों को भागों में बांटा था। उससे पहला दक्कन का पठार था, दूसरा पूर्वी पठार था, तीसरा मध्यवर्ती पठार था और चौथा काठियावाड़ का पठार। हमने दक्कन के पठार को भी आपको अध्ययन करते समय आपको मैंने बताया कि इसे 3 भागों में बांटा गया है, महाराष्ट्र का पठार, मैसूर का पठार और कर्नाटक का पठार। ये 3 भागों में मैंने बताया था। पूर्वी पठार को हमने आपके सामने भी इनका भी डिवीजन किया था। जब पूर्वी पठार की बात हमने की तो उसे 5 भागों में हमने बांटा था। वो 5 भाग कौन से? बघेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार और दंडकारण्य का पठार, छोटा नागपुर और मेघालय का पठार। लेकिन मध्यवर्ती पठार को हमने 4 भागों में बांटा और 4 भागों में आपके सामने अध्ययन किया कि उसमें एक मालवा का पठार था, मेवाड़ का पठार था, आपका बघेलखंड था और एक उत्तर भारत का पठार था। लेकिन अब जो इसके बाद जो आपका चौथा पॉइंट है काठियावाड़ का पठार, इसकी हम चर्चा करते हैं कि काठियावाड़ का पठार क्या है। अब देखिए, सबसे पहले आप मैप में देखिए, काठियावाड़ तक आप पहुँचने की कोशिश करें तो शायद आपके लिए आसान चीज़ होगी। ये आप देखें, आप एक बार मध्यवर्ती पठार का पीपीटी देख लें, फिर हम काठियावाड़ के पठार की चर्चा करेंगे। जो मेवाड़ की भूमि है, जो मध्यवर्ती पठार है, उसे 4 भागों में बांटा गया है। एक मेवाड़ की भूमि में जो आर्कियन चट्टानों से बना है, दूसरा मालवा का पठार है, ये जो लावा चट्टानों से बना है। हमने बताया था लावा या SiO2 के आधार पर इनके क्षारीय और अम्लीय का डिसाइड किया जाता है। और दूसरा आगे हम बात करें, जैसे कि हमारी बात हुई थी बुंदेलखंड के पठार पर, बुंदेलखंड का पठार नीस की चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। और मध्य भारत का जो पठार है ये विंध्य पठारी का ही भाग है, ये उबड़ खाबड़ स्थिति में है। अगर मध्यवर्ती पठार के उत्तर में देखें तो आप पाएंगे कि सतपुड़ा, महादेव और मैकाल रेंज जिसके उत्तर में अवस्थित है। अब यहाँ से अगर हम आगे चलें तो हमारी बात होगी काठियावाड़ के पठार के बारे में, काठियावाड़ पेनिनसुला के बारे में। ये है काठियावाड़ का पेनिनसुला। इसकी जो लोकेशन है ये गुजरात में अवस्थित है, पहली महत्वपूर्ण चीज़। दूसरी, इसका जो हाइट है, जो उसकी ऊंचाई है, तो आप देखेंगे इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसकी ऊंचाई 300 मीटर से लेके 400 मीटर तक ही है। दूसरी चीज़ ये आप देखेंगे इसी का विस्तार जो है, आप देखेंगे यहाँ पे जो गिर पहाड़ी है, इसी काठियावाड़ प्रायद्वीप का ही विस्तार है, इसी काठियावाड़ प्रायद्वीप का ही भाग है। और इसका जो ढाल है, इसकी जो स्लोप है वो उत्तर से दक्षिण की दिशा में है। कहाँ से है? उत्तर से दक्षिण की दिशा में देखेंगे आप, उसका जो ढाल है इस तरफ है। और ये यहाँ से निकलने वाली नदियाँ अरब सागर में जाके गिरती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको हमने आप पे पूरी चीज़ें कवर की, किसमें? प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। अगले वीडियो में आपसे हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, तब हमारा जाकर टॉपिक है प्रायद्वीपीय खत्म होगा। लेकिन उसी समय हम बात करेंगे आपसे, अभी देखिए जो हमारी चर्चा होगी आपसे अगले वीडियो में वो किन किन बिंदुओं पर होगी। पहली बात होगी हमारी कि जो आपका वेस्टर्न घाट है उसके बात करेंगे, ईस्टर्न घाट पे हम बात करेंगे, उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करेंगे। ये महत्वपूर्ण टॉपिक अभी भी हमारे प्रायद्वीपीय भारत में बचे हुए हैं, इसलिए हमारी अभी बात होनी शेष है। अब जितनी चीज़ें हमने पढ़ी उसको हम पीपीटी के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए आप देखें इस पीपीटी को। देखिए, काठियावाड़ का जो पठार था हमने बताया कि गुजरात में अवस्थित है। इसकी जो ऊंचाई 200 से 400 मीटर के बीच में है, या 300 से 400 मीटर के बीच की रेंज है। और ये गिर पहाड़ी भी इसी पठार का भाग है। इसका ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमें अनुमति दीजिए, आज से मिलेंगे हम फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।